जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 के रीजनिंग एनालिसिस के बारे में। जो पेपर हमारा 4 जुलाई 2024 को सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक की पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था। आज हम उसके रीजनिंग एनालिसिस की पूरी बात करेंगे। इसमें रीजनिंग के हमारे कौन कौन से प्रश्न आए हैं उनको हम देखेंगे, इनका क्या पैटर्न था और इनमें क्या विधि लग रही थी और एक किस तरीके से सॉल्व हो रहे थे। ये हमारा एसएससी सीएचएसएल 2024 का 13वां वीडियो है। इससे पहले 12 वीडियो और आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार उन वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि आपको जितने भी एसएससी के रीजनिंग में सवाल आए थे ना, वो सभी आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको अगर कोई भी परेशानी होगी तो वो आपको परेशानी उसमें हल हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम आज का पहला प्रश्न है हमारा, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो स्टार के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। यहाँ हमारे पास एक घन दिया है और इसको मोड़कर हमें एक शीट बनाना है। ठीक है, या फिर इस शीट को मोड़कर एक घन बनाना है। तो हमें क्या होता है, जब भी हमसे कोई विपरीत पूछता है किसी भी अक्षर के, तो हम उसमें एक छोड़ देते हैं, एक घन छोड़ देते हैं। अगर इसका पूछ रहा है तो एक इसको छोड़ के हमारे ए विपरीत हो जाएगा। इस तरीके से हम विपरीत निकालते हैं। तो वो हमसे पूछ रहा है स्टार के विपरीत। स्टार हमारे पास है यहाँ, स्टार कहाँ है, यहाँ। तो इस कॉर्नर का संबंध हो जाएगा इस वाले कॉर्नर से। तो स्टार के विपरीत हो जाएगा हमारा प्रतिशत। क्या हो जाएगा, प्रतिशत, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमसे अगर एट द रेट के विपरीत पूछता है तो हम एक छोड़ देंगे तो और हमारा डॉलर हो जाएगा इसके विपरीत। ठीक है, और इस चिन्ह के विपरीत अगर पूछता है तो इस चिन्ह के विपरीत एक छोड़ने के बाद हमारे पास अगला चिन्ह इसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम हल करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। हमारे पास एक श्रृंखला दी है और इसमें पूछ रहा है वो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले हम श्रृंखला लिखते हैं। श्रृंखला है हमारे पास 22, उसके बाद है 24, फिर है 28, फिर है 30, फिर 34 और उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब वो हमसे पूछ रहा है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो जब भी हमें ऐसा सवाल मिलता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनमें अंतर देखते हैं। इन दोनों में अंतर है +2। 22 और 24 में अंतर है +2 का। 24 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 28। ठीक है, फिर 28 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 30 और 30 में जब हम 4 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 34। अब हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, +2 +4, फिर से +2 +4। तो अब यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए +2। ठीक है, जब +2 हम 34 में जोड़ेंगे, किसमें 34 में ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 36, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में आई मिस्ड ब्रेकफास्ट को NLZNKQ लिखा जाता है और ट्रेन इज मिस्ड को ZMKGNL लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में मिस्ड को कैसे लिखा जाएगा। जब भी आपको इस तरीके का अगर पेपर में सवाल मिलता है तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे दोनों में आपके पास कॉमन क्या है। कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, दोनों में मिस्ड कॉमन है आपके पास। क्या कॉमन है, मिस्ड, और इधर भी कॉमन है। तो अब इधर जब मिस्ड कॉमन आ गया तो हम इस साइड देखेंगे, इस साइड हमारे पास कॉमन है, इस साइड कॉमन है हमारे पास N और L। क्या कॉमन है, N और L। तो फिर हम कह देंगे मिस्ड के लिए हमारे पास N और L सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कॉमन देखते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि 16 जुलाई 2001 को सोमवार हो तो 23 सितंबर 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कैलेंडर का हमारा सवाल है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें 16 जुलाई 2001 से 16 जुलाई 2001 से 16 जुलाई 2006 तक चलेंगे। हम 16 जुलाई 2006 तक हम विषम दिनों की संख्या देखेंगे। यहाँ पर हमारे कितने विषम दिन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2001 और 2006 में कुल कितने वर्षों का अंतर है। तो कुल वर्षों का अंतर है इसमें 5। तो हमारे एक वर्ष का एक विषम दिन हो जाएगा, यानी कि साधारण वर्ष का। हमें यहाँ ये याद रखना है, साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है और लीप वर्ष में हमारे पास 2 विषम दिन होते हैं। तो इस 5 में हमने साधारण और लीप वर्ष दोनों ले रखे हैं। तो अभी हम लीप वर्ष का एक दिन जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो अभी देखेंगे। 2001 और 2006 के बीच में हमारा लीप वर्ष कौन सा पड़ेगा। तो लीप वर्ष हमारा पड़ेगा 2004। कौन सा आएगा, 2004। 2004 का एक विषम दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उसको भी हम इसमें जोड़ देंगे। तो हमारे कुल विषम दिनों की संख्या हो जाएगी यहाँ आके 6। कितने विषम दिन हो गए, 6। अब हम क्या करेंगे, अब 16 जुलाई 2006 से हम 16 जुलाई 2006 से लेकर हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना है 23 सितंबर 2006। यहाँ तक हम विषम दिनों की संख्या देखेंगे। तो 23 सितंबर 2006 यहाँ तक हम विषम दिनों की संख्या देखेंगे। विषम दिनों की संख्या हमारे पास कितनी है। तो जुलाई में हमारे पास सबको पता है 31 दिनों का महीना होता है। कितने का महीना होता है, 31 का। अब 31 में से हमारे पास 16 दिन बीत चुके हैं, तो हमारे पास कितने दिन बचे, 15 दिन। 15 दिन में जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो 2 बार भाग जाएगा, जो शेष बचता है वही विषम दिन होगा। तो शेष बचेगा हमारे पास 1। ठीक है, इसी प्रकार अगस्त भी हमारा 31 दिनों का होता है। अगस्त 31 दिनों में हम 7 का भाग लगाएंगे तो 4 बार पूरा भाग जाएगा, 3 बचेगा शेष, तो 3 हो गए हमारे पास विषम दिन।
अब सितंबर में हमें कहाँ तक जाना है, सितंबर में जाना है 23 तारीख तक। तो 23 में जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा 21 हो जाएगा, हमारे पास फिर 2 बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 2। इस तरीके से हम कुल विषम दिनों की संख्या निकालते हैं। अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6। एक 6 हमारे पास हो गए और एक 6 हमारे पास हो गए ए वाले, दोनों मिलकर हमारे पास हो गए कितने, 12। कितने विषम दिन हो गए, 12। अब इन 12 दिनों में से भी हम विषम दिन जब निकालेंगे तो 12 में जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास एक बार भाग जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है। तब हमारे पास बचेगा 5 शेष। ये जो हमारा 5 शेष बचा है ना, ये हमारा आखिरी शेष है, इसके बाद कोई शेष नहीं बचा। अब इस 5 को हमें करना है, इस 5 को हमें इस सोमवार में जोड़ देना है। जब हम सोमवार में 5 दिन जोड़ेंगे, सोमवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा शनिवार। क्या आ जाएगा, शनिवार। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजन, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ हमारे पास कह रहा है भारत और आम। भारत का जो संबंध आम से है वही संबंध इन 4 ऑप्शनों में से किसका है, एक दूसरे से। तो हमें पता है भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो क्या है, आम। भारत का हमारा राष्ट्रीय फल क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल है आम। तो हम देखेंगे किस राष्ट्र का राष्ट्रीय फल उससे मैच कर रहा है, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसका वही राष्ट्रीय फल है जो भारत का आम से संबंधित है। तो हम देखेंगे न्यूजीलैंड और कीवी। तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल जो है ना वो कीवी है। क्या है, कीवी। तो फिर हम ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। पहला ऑप्शन चेक किया और पहले ऑप्शन में ही हमें मिल गया सही उत्तर, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे फिर, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। इस आकृति में हमें आयतों की संख्या निकालनी है। तो आयतों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक आकृति वाले जो आयत है ना उनको देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आ गया एक आयत, हमारे पास हो गया ए वाला, ठीक है। नंबर डाल देते हैं हम, एक हो गया ए। फिर हम देखेंगे दूसरा आयत कौन सा हो रहा है, तो दूसरा आयत हो गया हमारे पास ए वाला, 2। फिर तीसरा आयत हो गया हमारे पास नीचे वाला, 3। फिर इसके बगल वाला जो है ना वो हमारा हो गया चौथा आयत। कौन सा हो गया, चौथा। अब 4 आयत हो गए हमारे पास सिंगल आकृति वाले, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे डबल आकृति वाले। तो डबल आकृति वाले हमारे पास आयत हैं 1 और 2। कौन से आयत हैं, 1 और 2। ऐसे देखेंगे हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पूरा। तो डबल आकृति वाले हमारे पास हो गए 1 और 2, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, ये हमारा एक पूरा आयत है। इसके बाद हो गया हमारा 3 और 4। 3 और 4 भी हमारे पास डबल आकृति वाला आयत हो जाएगा। तो 2 आयत हमारे पास निकल कर आ गए डबल आकृति वाले। अब आगे देखेंगे अगला आयत हमारे पास जो बन रहा है वो है हमारे पास 3 और 1, यानी कि 1 और 3 जो डबल आकृति का है ना वो भी हमारा एक आयत हो जाएगा। तो तीसरा आयत हो गया हमारे पास 1 और 3। और इसी प्रकार चौथा आयत हो गया हमारे पास 2 और 4। कौन सा हो गया, 2 और 4। इस तरीके से 2 आकृति वाले आयत भी आ गए। अब हम देखेंगे अपना 3 आकृति वाला। 3 आकृति वाला कोई आयत नहीं होता है, तो अब हम जाएंगे 4 आकृति वाले पर। 4 आकृति वाला हमारा आयत है 1, 2, 3 और 4। ये वाला हमारा पूरा आयत हो गया एक पूरा आयत, 1, 2, 3 और 4। 4 आकृति वाला केवल एक आयत है। तो कुल आयतों की संख्या हो गई हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9। कितनी हो गई, तो कुल आकृति आ गई हमारे पास 9, यानी कि दी गई आकृति में 9 आयत हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। यानी कि जो संबंध तालुआ का मुंह से है वही संबंध इन चारों ऑप्शनों में से एक दूसरे का किससे है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाला और बांध। नाला और बांध का आपस में कोई संबंध नहीं आ रहा है। नाला होता है छोटा और बांध होता है बड़ा, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, तालुआ जो है ना वो मुंह में स्थित होता है, यानी कि मुंह का एक भाग तालु होता है। अब देखेंगे पहाड़ी और पर्वतमाला, इसमें भी एक दूसरे का कोई संबंध नहीं आ रहा है। अब देखेंगे छत और कमरा, तो यानी कि हमारी जो छत होती है ना वो हमारे कमरे में स्थित होती है, ठीक है। तो फिर हम ऑप्शन नंबर 3 को टिक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 का संबंध तालु और मुंह में जो संबंध है वही संबंध छत और कमरे में है, ठीक है। अब कह रहा है चौथा ऑप्शन इंद्रधनुष और आकाश। इंद्रधनुष का आकाश से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हालांकि इंद्रधनुष बनता आकाश में ही है, लेकिन जो संबंध तालु का मुंह से है वो संबंध इंद्रधनुष का आकाश से नहीं है। तो केवल और केवल हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो ईंट शब्द के विपरीत फलक पर कौन सा शब्द होगा। हमारे पास एक शीट दी है पूरी, इसको मोड़कर हमें घन बनाना है, तो वो हमसे पूछ रहा है ईंट के विपरीत क्या होगा। ईंट हम देखेंगे हमारे पास यहाँ है, ईंट के विपरीत एक छोड़ के हो जाएगा हमारा फ्लाई। क्या हो जाएगा, फ्लाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2।
अब वो अगर पूछेगा रन तो रन के विपरीत हो जाएगा प्रे, ठीक है, और प्ले अगर पूछा प्ले के विपरीत हो जाएगा क्राई। इस तरीके से हम विपरीत निकालते हैं, ठीक है, घर को जब मोड़ा जाता है तब। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। एक श्रृंखला दी है हमारे पास 13, 22, 33, 46, प्रश्नवाचक 78, 97, ठीक है। तो श्रृंखला क्या है हमारे पास, श्रृंखला को यहाँ लिख लेते हैं हम। हमारे पास श्रृंखला आ गई। अब जब भी हमारे पास एक श्रृंखला दी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंतर निकालते हैं कि अंतर क्या आ रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे 13 और 22 में अंतर हो गया हमारे पास 9 का। कितना अंतर हो गया, 9 का। 22 और 33 में अंतर हो गया हमारे पास 11 का, ठीक है। इसी प्रकार 33 और 46 में जब अंतर देखेंगे तो अंतर आ गया हमारे पास 13। अब 46 और प्रश्नवाचक में अंतर नहीं पता, और प्रश्नवाचक और 78 में अंतर नहीं पता, लेकिन यहाँ 78 और 97 में हमें अंतर पता है। 78 और 97 में अंतर होगा हमारा 19 का, ठीक है। अब हम देखेंगे अब बीच में क्या आना चाहिए जिससे हमारी ये श्रृंखला पूरी हो जाए। तो हम देखेंगे 9 और 11, इनमें कितने का अंतर है, इनमें अंतर है हमारे पास 2 का, ठीक है। 11 और 13 इनमें भी अंतर 2 का। अब हम यहाँ से बता सकते हैं कि दोनों में अंतर 2 का है। जब हम 13 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ 13 और अगली संख्या में भी अंतर 2 का आएगा, तो जब 2 का अंतर आएगा तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 15। फिर इन दोनों में भी अंतर 2 का आएगा, ठीक है, इन दोनों में अंतर 2 का आएगा, तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा 2। जब 2 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 17, ठीक है। तो अब जब हम 46 है हमारे पास, कितना है 46, और यहाँ हमारे पास आ गया 15, तो 40 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 61, यानी कि 61 हमारा इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से हम श्रृंखला को पूरा करते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में MOAT यानी मोड को 8652 लिखा जाता है और ट्रैम यानी कि TRAM को 4256 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में R को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम इसमें कॉमन देखेंगे, हमारे पास कॉमन क्या निकल कर आ रहा है। तो कॉमन एक तो हमें दिख रहा है M, इधर से भी हम M को कर देंगे कैंसिल। इसके बाद हम देखेंगे A हटा दिया हमने। उसके बाद हम देखते हैं T, यहाँ हमारे पास T है और यहाँ भी T है। अब एक साइड का हमने देख लिया, अब हम देखेंगे दूसरे साइड कॉमन क्या है। तो दूसरे साइड कॉमन है 2, 5 और 6, ठीक है। यहाँ भी हमें दिया है 2, 5 और 6, कॉमन से कॉमन कैंसिल हो गया। तो इस वाले में हमारे पास बचा O के लिए हमारे पास कोड हो जाएगा 8, और यहाँ बचा इस वाले में R के लिए कोड हो जाएगा 2। इस तरीके से हम इसको हल करते हैं। वो कोड हमसे किसका पूछ रहा है, R का, तो R का कोड हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि A का अर्थ भाग, B का अर्थ गुणा, C का अर्थ जोड़ और D का अर्थ घटाना है तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। हमारे पास एक समीकरण दिया है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, केवल और केवल चिन्हों को बदलना है। तो सबसे पहले दिया है हमारे पास B, तो हम लिखेंगे 32 के बाद है B को इन्होंने बदला है गुणा से, गुणा कर दिया हमने 4। फिर है हमारे पास D का अर्थ है माइनस के बाद हो गया हमारे पास 116, कितना हो गया 116। फिर है A का अर्थ है यहाँ पर भाग के बाद हो गया 2। फिर है हमारे पास C का अर्थ है प्लस कर देंगे हम 13। अब इस समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ हम गुणा अलग करेंगे और यहाँ हम भाग अलग करेंगे, ठीक है। बीच में माइनस होगा, उसको हम बाद में हल करेंगे। तो 32 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 128, कितना मिल जाएगा 128, ठीक है। माइनस करेंगे 116 में जब हम 2 का भाग लगाएंगे, 116 में जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा 58, कितना मिल जाएगा 58 मिल जाएगा हमें, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा प्लस का 13। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे, माफ करना, यहाँ पर हो जाएगा 13, ठीक है। तो 128 और जब 13 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 141, कितना मिलेगा 141 में से भी जब हम 58 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 83, यानी कि 83, कितना मिल जाएगा 83। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। हमारे पास 4 आकृतियां दी हैं, 2, 3 और 4, और वो हमसे पूछ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ इस आकृति में हमारे पास नंबर दिए हैं, तो अब हम पहचान करेंगे कि इनमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ 4, 2 और 6, इसका योग हो जाएगा हमारे पास 4 और 2 6 और 6 12, इसका योग हो गया हमारे पास 12, कितना हो गया 12। अब अगले वाले का जब योग देखेंगे तो इसका योग होगा हमारे पास 20, ठीक है। फिर इसका जब योग देखेंगे तो हो गया हमारे पास 28, और इसका जब योग देखेंगे हम तो हमें मिल जाएगा 36, कितना मिल जाएगा 36। अब इस श्रृंखला में हम देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। 12 है, 20 है, उसके बाद 28 और फिर है हमारे पास 36। अब यहाँ देखेंगे 12 और 20, इसमें अंतर हो गया 8 का, ठीक है। 20 और 28, यहाँ भी अंतर 8 का हो गया। 28 और 36, इसमें भी अंतर 8 का है। जब तीनों में अंतर 8 का आ रहा है
तो अगली संख्या में भी अंतर 8 का हो जाएगा, यानी कि 36 में जब 8 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 44। कितना मिलेगा? 44। अब हमें देखना ये है कि हमारे किस ऑप्शन में योग 44 आ रहा है। तो पहले ऑप्शन में जब हम चेक करेंगे तो इसका योग हो जाएगा हमारे पास 24। कितना हो जाएगा? 24। इसमें जब देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना? 44। क्या हो जाएगा? 44। तो फिर हम कह देंगे ऑप्शन नंबर दूसरा जो हमारा है ना वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें दिमाग लगाते हुए इस प्रश्न को हल करेंगे। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि जे का अर्थ भाग, भी का अर्थ गुणा, के का अर्थ प्लस और ए का अर्थ माइनस है तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। समीकरण में हम चिन्हों को बदलते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले दिया है हमारे पास 12 लिख लेते हैं हम। उसके बाद है जे को हमें बदलना है भाग से, भाग हो जाएगा यहाँ पर 2 का। फिर है के को बदलना है हमें प्लस से, प्लस हो जाएगा हमारे पास 17। फिर है ए को बदलेंगे हम माइनस से, माइनस करेंगे यहाँ पर हम 15 के बाद है भी को बदलेंगे हम गुणा से, गुणा करेंगे इसमें 19 का। कितना करेंगे? 19 का। सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे तो 12 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा 6। कितना मिल जाएगा? 6। प्लस का कर देंगे हम यहाँ पर 17। ठीक है, अब यहाँ हमें देखना है 17 में से 15 नहीं घटेगा पहले, क्योंकि गुणा है तो 15 का 19 में गुणा करेंगे तो 17 को हम ऐसे ही लिखेंगे। 17 माइनस 15 और 19 का जब गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 285। कितना मिल जाएगा? 285। अब 6 और 17 को जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 23। कितना मिलेगा? 23। और यहाँ हम 285 को घटा देंगे इसमें से, चूँकि हमारा प्लस का छोटा है और माइनस का बड़ा है तो उत्तर हमारा किस में आएगा? माइनस में। माइनस में आएगा। अब 285 में से 23 को घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटेगा। तो जब 285 में से 23 को घटाएंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 262। कितना आ जाएगा? माइनस का 262, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 529 का 23 से संबंधित है, यानी कि 529 का जो संबंध 23 से है उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 324 18 से संबंधित है। 324 18 से संबंधित है। तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 625 निम्न में से किससे संबंधित है। यहाँ अगर हम देखेंगे, अगर हमें वर्ग या वर्गमूल याद है तो हम देखेंगे 529 का वर्गमूल होता है 23, या फिर 23 का वर्ग होता है 529। ठीक है, उसी प्रकार 324 का वर्गमूल होता है 18 और 18 का वर्ग होता है 324। तो हम देखेंगे 625। तो 625 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25। और 25 का जब वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा 625, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में एम एंड एन का अर्थ है एम एन की पत्नी है, m@n का अर्थ है एम एन का भाई है, $n का अर्थ है एम एन के पिता हैं और m#n का अर्थ है एम एन का पुत्र है। उपरोक्त के आधार पर यदि t@s#m&n$g है तो t का g से क्या संबंध है। सबसे पहले हम दो चिन्हों को हल करते हुए चलते हैं। t@s का अर्थ है एम एन का भाई है, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा t(s) का हो गया भाई। क्या हो गया? t(s) का हो गया भाई। भाई को हम लिख देंगे b से। ठीक है, भाई को लिख दिया हमने ब्रदर। अब s#m का अर्थ है एम एन का पुत्र है, तो s(m) का हो गया पुत्र, s(m) का हो गया पुत्र, तो s को कर देंगे प्लस और यहाँ हो जाएगा सन यानी कि पुत्र। ठीक है, फिर हम देखेंगे m एंड n का अर्थ है एम एन की पत्नी है, तो m n की कौन हो जाएगी? m n की हो जाएगी पत्नी। ठीक है, तो m को कर देंगे माइनस और यहाँ लिख देंगे हम वाइफ यानी कि पत्नी। ठीक है कि नहीं? तो जब m महिला है तो n हमारा हो जाएगा पुरुष। ठीक है, अब देखेंगे $N$G, डॉलर का अर्थ है हमारे पास n के पिता हैं। ठीक है, यानी कि n g के पिता हैं। n कौन है? n है हमारे पास g के पिता यानी कि फादर। अब यहाँ हम देखते हैं कि n g के कौन हो गए? n g के हो गए पिता यानी कि फादर। ठीक है, तो n g के पिता हैं और g और वो n और m दोनों आपस में पति पत्नी हैं और s m का पुत्र है। ठीक है, तो s फिर n का भी पुत्र होगा, तो s जब n का भी पुत्र होगा तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे बहन भाई। ठीक है, यहाँ t प्लस है और s प्लस है, लेकिन g के बारे में हमें पता नहीं है माइनस है या प्लस, मतलब कि लड़का है या लड़की। तो यहाँ ये हो गया इसका ब्रदर भाई। अब वो हमसे पूछ रहा है t का g से क्या संबंध है, यानी कि t g का कौन है। तो g चाहे लड़का बना रहे चाहे लड़की बना रहे उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि संबंध t का पूछ रहा है, तो t g का हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वो आपसे जी के बारे में नहीं पूछेगा। और यहाँ हमें देखना है टी का जी से क्या संबंध है। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है टी जी का कौन है। ठीक है, आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो बस यहीं आके सवाल को गलत कर देते हैं। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास,
दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को mn पर रखने पर बनेगा। यहाँ हमारे पास mn एक दर्पण है। अब हमें देखना है हमारा दर्पण कैसा है, खड़ा हुआ रखा है। तो इसमें जो लेफ्ट का हिस्सा होता है ना वो राइट में आ जाता है और राइट का हमारा लेफ्ट में चला जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा ई हमारे पास चारों ऑप्शनों में है तो ई यहाँ तक सही है। उसके बाद आएगा ए हम देखेंगे किस ऑप्शन में आ रहा है। इस वाले ऑप्शन में जो ए है ना वो हमारा जल प्रतिबिंब हो गया, तो ए वाला हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इन तीनों ऑप्शनों में ए हमारा बिल्कुल सही दिया है, यहाँ तक हमारे पास सही है। उसके बाद है बी हम देखेंगे यहाँ पर हमारा जो है ना वो बी बिल्कुल सही का सही लिखा है, तो लेकिन हमें दर्पण चाहिए तो ए हमारा हो जाएगा गलत। फिर हम देखेंगे सेवन हमारा दूसरे वाले ऑप्शन में जल प्रतिबिंब का है, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। केवल और केवल हमारे पास 4 नंबर का जो है ना वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, तब हम कहेंगे 16 प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हुआ। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि प्लस और इनटू को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। समीकरण है हमारे पास, इस समीकरण हमें चिन्हों को बदलना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 35 के बाद है इंटू, तो इंटू को बदलना है हमें प्लस से, प्लस हो गया हमारा 96, कितना हो गया 96। उसके बाद हम माइनस को बदलना है हमें डिवाइड से, यानी कि भाग करेंगे हम 8 का। 8 के बाद है प्लस को फिर से हम गुणा से बदल देंगे, गुणा हो जाएगा हमारे पास 3। फिर है हमारे पास भाग को हम बदल देंगे माइनस से, माइनस हो गया हमारे पास 11। इसको जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले आएगा हमारे पास 35, कितना आएगा 35। और जब गुणा और भाग दोनों एक साथ दिए हों तो सबसे पहले हम करेंगे भाग, फिर हमारे पास हो जाएगा प्लस। 96 में जब 8 का भाग लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा 12 इंटू करेंगे 3 से और यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस। अब यहाँ भी हम सबसे पहले गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 35 प्लस 12 इंटू 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 36 और यहाँ हो गया हमारा माइनस का 11। ठीक है, तो 35 और 36 में से जब 11 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 25, कितना मिलेगा तो 35 प्लस का हो जाएगा हमारे पास 25। तो इस तरीके से इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 60, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं या करता है। ठीक है, हमारे पास कथन निष्कर्ष यानी कि स्लोगिज्म का सवाल दिया हुआ है। इसमें हमारे पास दिया है कथन। पहला कथन वो कह रहा है सभी अंगूठियाँ चूड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे अंगूठी को रिंग बोल देंगे, आर से डिनोट कर देंगे। तो अंगूठी हमारे पास हो गया, अंगूठी हमारे पास क्या हो गया, चूड़ियाँ हो गई। चूड़ी को बोलते हैं हम बेंगल्स, यानी कि बी। ठीक है, सभी अंगूठियाँ हमारे पास आर है और चूड़ियाँ हमारे पास बी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ चूड़ियाँ पायल हैं। तो कुछ चूड़ियाँ जो है ना, तो इसमें हम देखेंगे कुछ चूड़ियाँ पायल हैं। तो चूड़ियों का इतना इतना हिस्सा हमारा क्या हो सकता है, ये हमारी हो जाएगी पायल, यानी कि पी। ठीक है, अब बात करेंगे कोई भी पायल झुमका नहीं है। तो पायल हमारी ए है, इसमें से कोई भी पायल हमारे पास झुमका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ झुमका हो जाएगा ईयररिंग्स, ई बोल देंगे हम इसको। तो झुमका हो गया ई। ठीक है, अब हमसे वो निष्कर्ष कह रहा है सभी अंगूठियों के पायल होने की संभावना है। तो अंगूठी है ना, देखो अब इसमें हमें ध्यान रखना है, अंगूठी हमारे पास आर है। ठीक है, और ए है हमारे पास पायल। अब यहाँ क्या कह रहा है, इसके पूरे पूरे पायल होने की संभावना है। जब ए वाला आर जो है ना वो हमारा अगर यहाँ पे आएगा तब इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो यहाँ चूँकि कुछ पायल वो कुछ चूड़ियाँ पायल हैं और सभी अंगूठियाँ चूड़ियाँ हैं, तो अंगूठियाँ पूरी चूड़ियों के अंतर्गत आ रही हैं और कुछ चूड़ियाँ पायल के अंतर्गत आ रही हैं। तो अंगूठियाँ हमारी पायल भी हो सकती हैं पूरी पूरी। तो पहला कथन हम कह देंगे हमारा सही है। अब दूसरा, सभी चूड़ियाँ कभी भी झुमके नहीं हो सकती। तो सभी जो चूड़ियाँ हैं ना, यानी कि ए वाला जो हिस्सा है ना वो हमारा कभी भी झुमके नहीं हो सकती। झुमके क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसका इतना इतना हिस्सा, इतना इतना जो हिस्सा है ना वो हमारा पायल है और पायल और झुमके का कोई संबंध नहीं है। तो फिर हमारा ए वाला कथन भी बिल्कुल सही होगा। तब हम कह देंगे दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे, बहुत ही ध्यान से इस सवाल को हल करना है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार mn पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। फिर से हमारे पास दर्पण आ गया, mn दर्पण है, खड़ा हुआ दर्पण है। इसमें लेफ्ट पहुंच जाता है राइट में और राइट आ जाएगा लेफ्ट में। सबसे पहले आएगा हमारे पास n हमारे पास बिल्कुल सही दिया है, लेकिन यहाँ हमारे पास आ रहा है a, तो हमारा फिर गलत हो गया क्योंकि हमें सबसे पहले चाहिए n। फिर n के बाद आएगा हमारे पास a हमारे तीनों ऑप्शनों में सही दिया है। फिर आएगा हमारे पास c भी तीनों ऑप्शनों में सही दिया है। फिर आएगा e, पहले और दूसरे ऑप्शन में ई बिल्कुल सही दिया है, लेकिन यहाँ बिल्कुल दर्पण से पहले वाला दिया है, तो ए हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि जब बदलेंगे ना तो दर्पण का हो जाएगा उल्टा। फिर उसके बाद है आर भी दोनों में दिया है। फिर है हमारे पास
जी, ए वाला जो जी है ना वो बिल्कुल सही दिया है ऐसे कैसा, लेकिन हमें चाहिए पहले वाला, तो फिर हम कह देंगे दूसरा गलत हो जाएगा और पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको हल करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए। ए वाला आपका जो सवाल है ना, इसका उत्तर आप लोग हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है, इसका आप लोगों को उत्तर बताना है और ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क की तरह है। ठीक है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करेगा। जब भी आपके पास इस तरीके की श्रृंखला मिलती है तो आपको क्या करना है, इसमें अक्षरों की संख्या निकालनी होती है। अक्षरों की संख्या यहाँ पर कुल है 20, तो 20 अक्षर हैं हमारे पास, तो उनको हम 5-5 अक्षरों को 4 के क्रम में तोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि पहला टूट जाएगा हमारा यहाँ से, फिर इसके बाद टूटेगा हमारा यहाँ। ठीक है, फिर हम तोड़ेंगे यहाँ आकर। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हमारे पास डैश, डैश लिख दिया, फिर आ गया हमारे पास एफ, फिर डैश, फिर हो गया हमारे पास जी और ई। ये तो हो गया हमारा पहला। फिर दूसरा है, दूसरे को इसी के ठीक नीचे लिखेंगे ई डैश ई, फिर से डैश, फिर ई। ठीक है, फिर तीसरा लिखेंगे हम ई एफ, फिर डैश, फिर है हमारे पास जी, फिर है ई, फिर लिखेंगे बचा हुआ ई डैश ई जी और फिर डैश। इस तरीके से हम 5-5 अक्षरों को एक एक क्रम में बना लेंगे। अब हमारे पास 4 आ गए। अब यहाँ हम देखेंगे इसमें क्या नियम लग रहा है। सबसे पहले क्या देखेंगे, इन तीनों में ई है, जब इन तीनों में ई है तो फिर इसमें भी हमारे पास ई हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें एफ है, इसमें भी एफ है, चूँकि श्रृंखला एक सी बन रही है तो यहाँ भी हमारे पास होगा एफ और यहाँ भी हमारे पास होगा एफ। ठीक है, इस तरीके से इसको हल करते हैं। फिर हमारे पास ई, दोनों में ई है तो फिर इसमें भी हमारे पास हो जाएगा ई और यहाँ भी हमारे पास होगा ई। फिर है तीनों में जी, तो तीनों में जी है तो फिर चौथे में भी जो बचा है उसमें भी जी हो जाएगा। फिर यहाँ इन तीनों में ई है तो फिर जो बचा है ना उसमें भी हमारे पास ई हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। अब सबसे पहले हमारा पहला वाला भाग था ए वाला, तो इसमें जो अक्षर है ना उसी के क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले आएगा ई, ई आ गया हमारे पास, फिर आएगा सेकंड वाला ई, फिर आएगा हमारे पास एफ, एफ के बाद हो जाएगा जी, जी के बाद फिर से आएगा ई, जी के बाद आपका क्या आएगा, जी के बाद आएगा आपका ई, फिर आएगा आपके पास एफ और फिर आएगा आपके लिए ई। इस तरीके से आपकी ये श्रृंखला पूरी बन जाएगी। ठीक है, पेपर में इतना टाइम नहीं लगता है, यहाँ तो आपको क्या है समझाना रहता है, इसलिए हमको इतना टाइम लग जाता है। ठीक है, पेपर में मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड में ही सवाल हो जाता है। तो हमारे पास आ गया डबल ई एफ जी ई एफ ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, ई एफ इस तरीके से आ रहा है और चारों ऑप्शनों में भी वही है, क्योंकि एक डंडे का अंतर है ई और एफ में। तो आपको पेपर में हड़बड़ी में गलत ऑप्शन टिक नहीं करना है, बहुत ही तरीके से देखेंगे, आराम से देखेंगे, उसके बाद ही उस ऑप्शन को लगाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति यानी कि एक्स उसके एक भाग के रूप में निहित है और इसमें गुणन की अनुमति नहीं है। हमारे पास एक आकृति दी है, अब हमें इस आकृति को बताना है किस ऑप्शन में हमारी आकृति मैच कर रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हमारे पास ए वाली जो आकृति है आ गई, लेकिन ये जो सर्कल है ना ये आकृति के बाहर चला गया, लेकिन यहाँ आकृति के अंदर है, यहाँ भी गलत हो जाएगा। यहाँ का सर्कल जो है ना वो आकृति के बाहर हो गया, यहाँ गलत। ठीक है, और यहाँ जो है ना तो फिर हमारा तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि यहाँ जो है वो हमारा इस तरीके से दिया है। ठीक है, और सर्कल बिल्कुल इसके अंदर है और यहाँ इस तरीके से ये अर्धवृत्त हो गया। तो तीसरे ऑप्शन में हमें आकृति मिल गई है, तो फिर हम तीसरे ऑप्शन को बिल्कुल सही टिक करेंगे। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुसार निम्न 4 अक्षर समूहों में 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। वर्णमाला का हमारे पास सवाल है। यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके क्रम लिखेंगे। तो क्रम हमारे पास पी का क्रम होता है 16, आर का क्रम होता है 18 और बी का क्रम होता है 22। ठीक है, इसके बाद एच का क्रम होगा 8, जे का क्रम होगा 10 और एन का क्रम होगा 14। ठीक है, फिर जी का क्रम है 7, आई का क्रम है 9 और एम का क्रम है 13। फिर ई का क्रम है 5, जी का क्रम 7 और जे का क्रम हो गया 10। इस तरीके से इसको हम लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे 16 और 18 2 का अंतर है, 18 और 22 4 का अंतर है, 8 और 10 2 का अंतर है, 10 और 14 4 का अंतर है, 7 और 9 2 का अंतर, 9 और 4 13 का अंतर, यानी कि 4 का अंतर। तो फिर 5 और 7 में 2 का अंतर, 7 और 10 में 3 का अंतर। अब हमें दिखाई दे रहा है 2 4 2 4 2 4, लेकिन यहाँ 2 3 है।
तो फिर हम कह देंगे सबसे अलग कौन सा है हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा तीनों ऑप्शनों से बिल्कुल अलग है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। यानी कि 5, 25, 50, 8, 64 और 128, इनका जो संबंध है ना, वही संबंध हमारा इन 4 ऑप्शनों में से किस में है। तो हम देखेंगे 5 का वर्ग। 5 का वर्ग हो गया हमारे पास 25, ठीक है। 25 को जब हम डबल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 50। इसी प्रकार 8 का वर्ग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 64। 64 को जब हम डबल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 128, ठीक है। तो हम देखेंगे 12 का वर्ग होता है 144, क्योंकि 144 को डबल करेंगे तो होगा 288, लेकिन यहाँ है 278, तो ये हमारा गलत। फिर 12 का वर्ग होता है 144, लेकिन यहाँ 134 है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा 12 का लगा ऑप्शन 144 और 144 का डबल 288, तो फिर ऑप्शन नंबर 3 हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको बढ़ेंगे हम प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, हम आपको वो प्रश्न दोबारा से और अच्छे तरीके से समझाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि आप अच्छे से समझें इसको और आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप अपना प्रश्न हमें कमेंट में बताएं। साउंड बार हम कोई भी प्रश्न होगा रीजनिंग का तो वो उसका उत्तर आपको हम देंगे, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। अब इस साउंड बार को हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले वर्णमाला में आता है हमारे पास ए, तो हम लिख लेंगे ए। फिर आएगा हमारे पास बी लिख लिया हमने। फिर वर्णमाला में आता है डी, तो डी हो गया हमारे पास। डी के बाद वर्णमाला में आएगा हमारे पास एन, क्या आएगा एन, तो एन हो गया हमारे पास। एन के बाद आएगा ओ, तो हमारे पास हो गया ओ। अब हमें देखना है वर्णमाला में आएगा आर, तो यहाँ हो गया हमारे पास आर। फिर आएगा एस और फिर आएगा यू, जो बचा हुआ है ना वो आ जाएगा। अब वर्णमाला में व्यवस्थित हो गया। अब वो हमसे कह रहा है कि स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि इस वाले में भी किसी शब्द का स्थान वही है और वर्णमाला में भी स्थान वही है। तो हमें देखना है ए और एस, स्थान बदल गया, बी और ओ बदल गया स्थान, यू और डी। केवल और केवल एन जो है ना उसका स्थान अपरिवर्तित है। वर्णमाला में व्यवस्थित करने से पहले और बाद में एन ही एक ऐसा है जिसका स्थान नहीं बदला है। तब हम कहेंगे केवल और केवल एक अक्षर है जिसका स्थान नहीं बदला है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, हम आपको वो प्रश्न दोबारा से और अच्छे तरीके से समझाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि आप अच्छे से समझें इसको और आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप अपना प्रश्न हमें कमेंट में बताएं। हम कोई भी प्रश्न होगा रीजनिंग का तो वो उसका उत्तर आपको हम देंगे, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।